नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसटीएम ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का मॉडल पेपर। यह आपकी मॉडल पेपर का पहला सेट है, जिसमें टोटल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। 70 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको 35 प्रश्नों का उत्तर सही देना पड़ता है। तो अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक करते हैं तो इस 70 प्रश्न में से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपको हूबहू जो है आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब आपकी क्लास होने वाली है। बिना समय गंवाए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती की आशीर्वाद ले लीजिए। तो प्रेम से बोलिएगा माँ सरस्वती की जय। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। कच्चा माल जो है दूसरे उद्योग के लिए कौन तैयार करता है। आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग या फिर छोटे पैमाने का उद्योग। तो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल कौन तैयार करता है, तो आधारभूत उद्योग करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। शुरू से अंत तक क्लास को कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से पकड़ हो जाए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। और जो भी ऐसा यहाँ पे प्रश्न है या मॉडल पेपर का प्रश्न है, और यहाँ से आपके 10 से 15 प्रश्न हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है तृतीय क्रियाकलाप है। खेती आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है। आगे हो जाएगा बुनाई, ये भी प्राथमिक, यहाँ पे खेत ये भी प्राथमिक हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। व्यापार जो है क्या है, एक तृतीय क्रियाकलाप है। व्यापार क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आता है, तो उद्योग आता है, जैसे कि लौह प्रगनन, वस्त्र निर्माण और टोकरी बनाना। ये तीनों के तीनों क्या है, तो द्वितीय क्रियाकलाप है। और प्रश्न क्या पूछ रहा है कि द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मछली पकड़ना जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, या एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि ट्रांस महाद्वीपीय, ठीक है, ट्रांस महाद्वीपीय एस्टुअर्ट महामार्ग जो है, यह क्या है, एक महामार्ग है जो दो शहरों को जोड़ता है। और वहीं कौन से दो शहर को जोड़ता है, तो डार्विन और मेलबर्न को जोड़ता है। कौन कौन से, डार्विन और मेलबर्न दो शहरों को आपस में जोड़ता है कौन, तो ट्रांस महाद्वीपीय एस्टुअर्ट महामार्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर जो है किन दो शहरों को जोड़ती है। पनामा जो नहर है वह किन दो शहर को जोड़ती है, ये भी ऐसे प्रश्न पूछ दिया। जितने सारे यहाँ पे नहर हो जाएंगे, शहर हो जाएंगे, सड़क हो जाएंगे, किस किस को आपस में जोड़ते हैं, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पनामा नहर जो है किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0 से 6 मतलब 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है। ठीक है, मतलब शिशु का, किसका, शिशु का 0 से 6 वर्ष के बच्चों के क्या होता है, मतलब शिशु होता है। तो शिशु आयु वर्ग के लिंगानुपात जो है क्या है, तो सबसे कम है कि भारत के किस राज्य का। ऑप्शन ए में दिया है हरियाणा, बी में दिया है गुजरात, सी में दिया है पंजाब और डी में दिया है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, शिशु का लिंगानुपात सबसे कम है तो वह है हरियाणा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 नंबर है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, और नालिका अपवर्तन या फिर मृदा लवणता या फिर वायु अपवर्तन या फिर सिल्ट का जमाव। ठीक है, तो सिंचित क्षेत्रों में बोल रहा है, तो सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण हो जाता है मृदा में लवणता की कमी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या घनत्व, सॉरी जनसंख्या नहीं बल्कि जनसंख्या घनत्व। अच्छा, जनसंख्या कितनी है, तो 10.41 करोड़। वहीं पे पूछ रहा है यहाँ पे कि जनसंख्या घनत्व है कितनी है, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। 1126 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 906 या फिर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं बिहार में, है ना, 1 किलोमीटर में। यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं तो बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है भारत में सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या नहीं, जनसंख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की है, लेकिन जनसंख्या घनत्व कहें तो वह बिहार की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी।
पूर्ण रूप से जनगणना पूछ रहा है कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, व्यवस्थित रूप से, है ना, व्यवस्थित रूप से या फिर कि पूर्ण रूप से जो है पहली बार जनगणना भारत में कब हो जाती है, 1881, 1901 या फिर 1781 में। तो पूर्ण रूप से अर्थात कि व्यवस्थित रूप से भारत में पहली बार जनगणना होती है, वो होती है 1881 में। व्यवस्थित रूप से पूछे या फिर पूर्ण रूप से पूछे तो 1881 में। और वही ऐसे ही पूछ दे कि नॉर्मल जो है सबसे पहले आपकी जनगणना कब हो जाती है, तो 1872 में। सबसे पहली बार जनगणना कब होती है, तो 1872 में। यह पूर्ण रूप से नहीं थी, व्यवस्थित रूप से नहीं थी। और व्यवस्थित रूप से अर्थात कि पूर्ण रूप से कब होती है, तो 1881 में। दोनों को आपको अच्छे से याद करना होगा। प्रश्न संख्या 10 नंबर क्या कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की आबादी कितनी थी, वो भी नगरीय, ठीक है, मतलब नगर की आबादी कितनी थी, 31.16%, 35.16% या फिर 36% या फिर 37%। तो यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 31.16% नगरीय क्या थी, तो आबादी थी 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। नगरीय जनसंख्या का अनुपात जो है सर्वाधिक है। अच्छा, पूरे भारत में कितनी है नगरीय जनसंख्या का अनुपात, नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है, तो 31.16%, है ना। और किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, वो भी नगरीय। आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, तो वह आपके हो जाएंगे कौन, तो गोवा। कहाँ, तो गोवा में जो है नगरीय आबादी जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 नंबर क्या कर रहा है कि विश्व के समुद्री पतन कैसी है, नौसेना पतन है, तेल पतन है, औद्योगिक पतन है या फिर विस्तृत पतन है। तो विश्व के समुद्री पतन जो है वह आपका विस्तृत पतन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो 13 नंबर प्रश्न क्या है कि जलजन्य रोग कौन सा है, अर्थात कि जल से होने वाला रोग कौन है, श्वास संक्रमण या फिर नेत्र संश्लेषण या फिर अतिसार या फिर श्वास नली। यह तीनों के तीनों जो है आपके सांस से संबंधित है, जैसे कि ऑप्शन ए, बी और डी यह सांस से संबंधित रोग है। लेकिन ऑप्शन सी जो है यह जल से होने वाला रोग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 नंबर क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस कौन सा है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस जो है इसमें से कौन है, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, तो मुंबई का जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों और जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उन सभी ग्रुपों में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि संभववाद की अवधारणा में जो है किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। संभववाद की अवधारणा में, है ना, जिसमें कि संभव हो जाता है तो वह हो जाता है आपका मानवीय घटक। मानवीय घटक क्या है, तो संभववाद की अवधारणा के अंतर्गत आता है। और प्राकृतिक घटक जो है नियतिवाद की अवधारणा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और वहीं अगर दोनों पूछ दे कि संभववाद और प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों एक साथ कब आते हैं, तो नव निश्चयवाद आधार की नव नियतिवाद के अवधारणा में। तो यहाँ पे संभववाद की अवधारणा में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा मानवीय घटक। अगला प्रश्न क्या कर रहा है 16 नंबर कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। सघन जनसंख्या क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र जो है सम्मिलित नहीं है। पश्चिमी यूरोप ऑप्शन ए में दिया है, ये सघन जनसंख्या क्षेत्र है। दक्षिण पूर्व एशिया ये भी सघन जनसंख्या क्षेत्र है। और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका यह आपका सघन जनसंख्या क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। जन स्थानांतरण, जन होता है लोग, ठीक है, लोगों के स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। तो रहन सहन की अच्छी दशाएं ऑप्शन ए में दिया है, अनुकूल जलवायु, रहन सहन की निम्न दशाएं या फिर शांति एवं स्थायित्व। तो 17 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो रहन सहन की निम्न दशाएं यह क्या है, जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है ना। एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे जो है सर्वाधिक व्यापार का प्रवाह होता है, तो सबसे अधिक यहीं से व्यापार करने लोग जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। पुरुषों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसका मेन कारण क्या है। शादी करना, या फिर व्यवसाय करना, या फिर काम और रोजगार के लिए जाना, या फिर शिक्षा के लिए जाना। तो भारत में पुरुष का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसका मेन मुद्दा क्या है, तो काम और रोजगार के लिए है ना। भारत में सबसे अगर लोग कहीं जाते हैं किसी कारणवश, तो वह जाते हैं तो किसी काम को लेकर या फिर रोजगार के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 नंबर है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कहाँ का है। कोलकाता हावड़ा का, कोलकाता मेदिनीपुरी का, कोलकाता रिसरा का, या फिर कोलकाता कोनगढ़ का। तो 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोलकाता हावड़ा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से करते चलिएगा। बहुत ही कम समय में आपके 70 प्रश्न यहाँ पे करा देंगे। आपका जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, 170 पूछे जाते हैं, जिसमें से कितने बनाने होते हैं, तो 35 ही बनाने पड़ते हैं। तो इन 70 प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा, 1 से 2 बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके 10-15 जो भी क्वेश्चन है आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। और यह सेशन जब तक चलता रहेगा, जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो, मतलब कि अच्छे करके 10, 15, 20 जितना हो जाए उतना से ज़्यादा हम लोग मॉडल पेपर लेकर आएंगे, ताकि आपकी तैयारी क्या हो तो बेहतर हो सके। और हाँ, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। VVI जब आपकी एग्जाम नजदीक है तो उस समय जो है सब्जेक्टिव का VVI क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। प्रश्न संख्या 21 नंबर क्या करा, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम जो है प्रसारित हुआ था। भारत में पहली बार रेडियो कार्यक्रम जो है कब प्रसारित हुआ था, तो सन 1923 में। कब, 1923 आप लोग याद करिएगा, है ना। और भारत में जो है रेल कब से सबसे पहले कब चला था, तो 1853 में। कब, 1853 में। और रेडियो कार्यक्रम तो 1923 में। दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 यहाँ पे वही दे दिया कि भारत में रेल की शुरुआत कब हुई, तो 1853 में हुई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, 1853 में हुई थी तो कहाँ से कहाँ तक चली थी सबसे पहले, तो मुंबई से थाने तक। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, है ना, कि भारत में जो रेल जो है सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से लेकर थाने तक चली थी। कब से कब चली थी, तो 1853 में चली थी। पूरे विश्व में सबसे पहले कहाँ पे चली थी, तो इंग्लैंड में चली थी। और कब चली थी, तो 1825 में। पूरे विश्व में पूछे तो 1825 में इंग्लैंड में, और भारत में पूछे तो 1853 में। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक। अच्छे से याद रखिएगा इन तीनों पॉइंटों को, कोई भी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर। कोची पत्तन जो है अवस्थित है। कोची जो है कहाँ पे अवस्थित है, तो कोची आपके केरल में अवस्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धरावी मलिन बस्ती यह कहाँ पे स्थित है। धरावी मलिन बस्ती जो है यह कहाँ पे स्थित है, तो यह आपके मुंबई में स्थित है। कहाँ पे, मुंबई में स्थित है। ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर जो है किससे संबंधित है। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है, फूल से, अत्र से, दाल से, या फिर फल और सब्जी से। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर जो है फल और सब्जियों से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो प्रश्न संख्या 26 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। सबसे अधिक किसकी थी, तो बिहार की है। और सबसे कम आपसे पूछ रहा है तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, तो अरुणाचल प्रदेश की। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश के, और सबसे अधिक बिहार की 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सबसे अधिक पूछ रहा है। जनसंख्या सबसे अधिक किसकी है, तो हमने पहले बताया था यूपी की, अर्थात की उत्तर प्रदेश की, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, और ये इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। शुष्क मतलब क्या होता है, गर्म गर्म क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है 28 नंबर। इसका यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवनालिका अपवर्दन, या फिर सिल्ट जमा, या फिर वायु अपवर्दन। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु अपवर्दन। क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। दक्षिण भारत की बात कर रहा है, न कि उत्तर भारत की। दक्षिण भारत में जो है सिंचाई का मुख्य साधन क्या है, नहर है, नलकूप है, तालाब है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर जो है तालाब सबसे अधिक है, और तालाब से सिंचाई होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और वहीं उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में आपका हो जाएगा नहर, और दक्षिण भारत की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका तालाब। दोनों को अच्छे से याद रखिएगा, दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित में कौन मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। मानव और पर्यावरण के बीच का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों का अनुभव या फिर मानवीय भाईचारा। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानव बुद्धिमत्ता। यह जो है मानव और पर्यावरण के बीच का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो नियतिवाद में जो है प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, और संभववाद में मानवीय घटक को, और नव नियतिवाद या फिर नव निश्चयवाद में इन दोनों घटकों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो नियतिवाद की बात कर रहा है तो नियतिवाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक घटक को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन जो है पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? पश्चिमी भारत की बात कर रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इस यहाँ की है ना। तो पश्चिमी भारत की बेसिन नदी कौन सी है? माही बेसिन, कोसी, गंगा या फिर सोन। तो 32 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो माही बेसिन। कौन सा? माही बेसिन हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बाकी कोसी, गंगा और सोन यहाँ पे तो उत्तर भारत की नदी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है? गंगा डेल्टा, कृष्णा डेल्टा या फिर गोदावरी डेल्टा। तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा जो है जूट उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा क्या है? तो महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में। तो यह आपके हो जाएंगे कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि स्वेज नहर जो है इसको आपस में जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? अच्छा, पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से। अगला पूछा है कि स्वेज नहर जो है किसको आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से। लाल सागर को भूमध्य सागर से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो 10.41 करोड़, जो कि हमने पहले बताया है 10.41 करोड़ है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्राथमिक क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है? तो खेती, कृषि, उसी को बोलते हैं खेती क्रिया या फिर कृषि क्रिया, या आपकी क्या हो जाएगी? तो प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगी। बुनाई और जूट उद्योग या क्या हो जाएगी? उद्योग से संबंधित है, अर्थात क्या हो जाएगी आपकी द्वितीय क्रियाकलाप। और व्यापार आपकी कौन सी क्रियाकलाप हो जाएगी? तो यह हो जाएगी आपकी तृतीय क्रियाकलाप। और सेवा संबंधित यह आपकी चतुर्थ क्रियाकलाप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप जो है खेती जो हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आ जाएगा? नदी के सहारे बसा गांव। नदी कैसी होती है? तो ऐसे लंबवत होती है, तो इसके किनारे जो भी गांव होगी वो क्या होगी? तो रेखीय अवस्था में होगी। ऐसे नदी बह रही है तो इसके किनारे जो भी गांव होगा क्या होगा? एक रेखा के रूप में होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या? डी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है रोपण फसल नहीं है? निम्नलिखित में से रोपण फसल कौन सी नहीं है? गेहूं, गन्ना, रबर या फिर कॉफी। तो 39 नंबर प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं जो है एक रोपण फसल नहीं है, बाकी ये सब के सब रोपण फसल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि नहीं है? विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं है। प्रेरित क्षेत्र, एस्टेपिज क्षेत्र या फिर पंपास या फिर अमेजन बेसिन क्षेत्र। तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अमेजन बेसिन क्षेत्र जो है यह कृषि के लिए नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही इस प्रश्न का हो जाएगा। अच्छा, एक और बात यहाँ पे अच्छे से नोट कर लीजिए कि प्रेरिज, एस्टेपिज, पंपास या फिर अमेजन की बेसिन ये कहाँ कहाँ पे है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न पूछा जा चुका है कि पंपास का घास मैदान कहाँ है, प्रेरिज का घास मैदान कहाँ है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना जरूरी हो जाता है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विश्व के किस देश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। सबसे अधिक जो है किस देश की जनसंख्या है, तो पहले तो चीन की थी, अभी जो है सबसे अधिक किसकी है, तो भारत की हो गई है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 42 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि जो है कौन नहीं है, तो मिश्रित कृषि एक एकल कृषि नहीं है, बाकी सब एकल कृषि है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ अवस्थित है। तारापुर जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या फिर गुजरात में। तो तारापुर आपके महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र में तारापुर नाभिकीय केंद्र स्थित है। सभी प्रश्नों को जरूर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग आधे से ज़्यादा प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा प्रश्न और बचा है, उसको भी अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, इससे पहले हमने जो है हिंदी का क्लास 12 हिंदी के गद्य खंड का सभी ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर कर लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में सभी का जाकर अच्छे से वीडियो कर लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही कम समय में हमने करा दिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल नहीं है। रोपड़ फसल जो है इसमें कौन नहीं है। इससे पहले यह प्रश्न आया था जिसका उत्तर क्या था, तो गेहूँ था। गेहूँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोपड़ फसल नहीं है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 45 नंबर प्रश्न क्या है कि गोंडवाना कोयला किसके लिए प्रसिद्ध है। राज्य में कौन जो है गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। गोंडवाना कोयला के लिए कौन सा स्थल जो है भारत का वो प्रसिद्ध है, तो गोंडवाना कोयला के लिए आपका झारखंड प्रसिद्ध है। कौन, झारखंड जो है यह कोयला, कौन सा कोयला, तो गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 नंबर क्या कर रहा है कि बाबू बुदन पहाड़ी कहाँ है। बाबू बुदन पहाड़ी कहाँ पर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके बोर्ड में पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो बाबू बुदन पहाड़ी जो है कर्नाटक में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे मेन कारण क्या है, स्थलाकृति है, मिट्टी है, प्राकृतिक वनस्पति है या फिर जलवायु है। तो जनसंख्या प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए स्थलाकृति। क्या स्थलाकृति, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। मतलब स्थल की आकृति कैसी है, एक समान है या फिर ऐसे उबड़ खाबड़ है, जहाँ पे एक समान रहेगी वहाँ पे जनसंख्या रहेगी, जहाँ पे ऐसे पहाड़ी इलाका रहेंगे वहाँ पे जनसंख्या कम रहेगी, है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न संख्या 48 नंबर क्या कर रहा है कि औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। उद्योग से कौन सा प्रदूषण होता है, तो जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ये तीनों के तीनों प्रदूषण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सब के सब जो है उद्योग से प्रदूषण होने वाले हैं। अगले प्रश्न है कि हथकरघा उद्योग कौन सा है। हथकरघा उद्योग मतलब हाथ से बनाने वाला उद्योग कौन सा है, तो कुटीर उद्योग को हथकरघा उद्योग बोलते हैं। कुटीर उद्योग को हथकरघा उद्योग बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नोवा मुंडी लॉ अयस्क जो है स्थित है। नोवा मुंडी जो है कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पे ये भी इसका क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। नोवा मुंडी लॉ अयस्क और गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है कहाँ, तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे झारखंड में हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51 नंबर की भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी। भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो सन 1960 के दशक में। कब, 1960 के दशक में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं इसका मुख्य फसल हो जाएगा हरित क्रांति का। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कोलकाता पतन जो है स्थित है। कोलकाता जो है कहाँ पे स्थित है जी, तो कोलकाता आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे सही इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं तो 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में से कौन जो है वायुजन्य नहीं है। मतलब वायु मतलब कि हवा से होने वाला रोग नहीं है। तो श्वास जो है हवा हवा से होता है, नेत्र जो भी होता है वही हवा से होता है, यहाँ पे श्वास नली ये भी हवा से होती है। लेकिन अतिसार क्या है, एक जल प्रदूषण रोग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहा जाता है।
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 54 नंबर। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो फेजेंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंटा कहा जाता है। यहाँ तक कि यह आपके कंपटीशन लेवल का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह जो है कंपटीशन लेवल में पूछा जाता है इस प्रश्न को कि ब्राज़ील के कॉफ़ी क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो फेजेंटा कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी जो है कहाँ पर स्थित है? सिक्किम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु में? यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। 56 नंबर प्रश्न का यहाँ पे क्या कर रहा है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? भारत में जो है सबसे प्रदूषित नदी जो है किसको माना गया है भारत में? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? यमुना यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी मानी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि ओपेक मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक जो है इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है आपसे यह पूछ रहा है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ओपेक का मुख्यालय हो जाएगा आपका वियना, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? नदी के चारों, जैसे कि नदी के चारों, नदी क्या होती है, तो एक रेखीय अवस्था में होती है। तो नदी के चारों ओर जो बसी जो गांव होती है वह रेखा के रूप में होगी, रेखीय होगी। उसी प्रकार झील के चारों ओर बसी गांव किस प्रकार की होगी? एक झील है और झील के चारों ओर गांव कैसी होगी, तो झील क्या होती है, तो गोलाकार होती है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वृत्ताकार रूप में। किस रूप में? वृत्ताकार रूप में हो जाएगा, वृत्त के रूप में हो जाएगा झील के चारों ओर बसे गांव। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 59 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? व्यावसायिक नगर कौन सा है निम्न इनमें से? तो 59 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में दिया है जेरूसलम, बी में दिया है पीटर्सबर्ग, सी में दिया है बीजिंग और डी में दिया है एम्स्टर्डम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 60 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। यहाँ पे इस क्लास में अभी तक 4 मार्ग आ चुके हैं कि कौन सा मार्ग, 2 मार्ग आए हैं, 2 नहर आए हैं। इन दोनों नहरों और दोनों मार्गों को अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सा मार्ग किसको जोड़ता है और कौन से नहर जो है किसको जोड़ती है। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न 100% है कि रहना ही रहना है। चलिए तो अगला प्रश्न क्या है कि उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है किसको जोड़ता है, किससे? तो ऑप्शन ए में दिया है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, जो कि ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर अटलांटिक मार्ग जो है उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 61 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? मिल्पा कृषि, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या फिर अंगूर की खेती? तो 61 नंबर प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा रोपण कृषि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है और यह कंपटीशन लेवल का भी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या हो जाएगा? कैनबरा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 63 नंबर क्या कर रहा है कि उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को कहा जाता है। उच्च परिणाम, है ना, उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप को क्या कहा जाता है? आपके अगला प्रश्न पूछ रहा है, तो उसे कहा जाता है पंचम क्रियाकलाप। कौन सा? पंचम क्रियाकलाप। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इन 5 क्रियाकलापों में क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% बनते ही बनते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य कारण क्या है, मुख्य स्रोत क्या है? दक्षिण भारत में तो तालाब था, उत्तर भारत में क्या हो जाएगा? नहर हो जाएगा, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नहर है। और दक्षिण भारत में क्या है? तो तालाब है। ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर भारत में आपके नहर हो जाएंगे, जिससे कि मुख्य सिंचाई का मुख्य साधन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 65 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में किसको जो है भूरा हरा कहा गया है। भूरा हरा खनिज के नाम से किसको जाना जाता है? लौह अयस्क को, कोयला को, मैग्नीज को या फिर लिग्नाइट को। तो लिग्नाइट को जो है भूरा हरा खनिज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे सही इसका उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जो है कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है। कैगा जो है किस राज्य में अवस्थित है? कैगा, तो कैगा आपके कर्नाटक में स्थित है। कैगा कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बैलाडीला जो है कहाँ पे स्थित है? तो बैलाडीला आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि केंदुधर मैग्नीज स्थित है। केंदुधर मैग्नीज क्षेत्र यह भी कहाँ पे स्थित है? तो यह आपके उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। केंदुझर मैग्नीज क्षेत्र उड़ीसा में वो स्थित है। 69 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? कोयला, जल विद्युत या फिर खनिज। यह तो परंपरागत स्रोत है, लेकिन गैर परंपरागत कौन है? तो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट और 70 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि खट्टे फर्मों की कृषि संबंधित है। खट्टे फर्मों की कृषि जो है किससे संबंधित है? मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या फिर सहकारी कृषि से। यह जो है काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है 70 नंबर, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसको जो है अच्छे से रट लीजिएगा कि खट्टे फर्मों की कृषि जो है आपके भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके टोटल 70 प्रश्न है एक मॉडल पेपर में, जिसमें से आपको कितने बनाना होता है? तो 35 बनाना होता है। और उम्मीद है कि आपने अगर शुरू से अंत तक क्लास को किए हैं तो 35 में से तो आपके 10 से 15 नंबर ऐसे ही यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। यह सेशन आपके तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आपकी एग्जाम खत्म ना हो। मतलब हर सप्ताह 1 से 2 आपके मॉडल पेपर ऐसे ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, मतलब सभी विषयों का हम लेते आएंगे, ताकि आपकी तैयारी क्या हो, बहुत ही मजबूत हो जाए। तो उसके लिए करना क्या होगा? आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना होगा, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो यह आपका पहला मॉडल पेपर था। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि अगला मॉडल पेपर जो है हम कौन से विषय पर लेकर आए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।